हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ 9 के बारे में, जिसका नाम है घर्षण। आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे कि हमें करना क्या है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बेटा हमारे इस पाठ को एनसीईआरटी किताब से। ईच एंड एवरी लाइन को मैं समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने वाला हूं। और साथ ही बेटा हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने वाले हैं जिनका उपयोग हम अपनी परीक्षा में करने वाले हैं। चलिए जानते हैं, सीखते हैं इस पार्ट को। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बीच बीच में शेयर करता रहूंगा, उनको अगर जरूरत पड़े तो आप लिख लेना, नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं आप, और या फिर जरूरत महसूस हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। एक चीज याद रखना, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसका आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि ऐसा साइंस मानती है कि हर एक चीज जो आपकी आंखों के सामने से होकर जाती है बेटा, वो 20 मिनट में अपनी परसेंटेज का आधा हो जाती है। यानी कि अगर आपको मैं अभी 100% सिखाने की कोशिश करूंगा तो 20 मिनट बाद वो आपका 50% ही बच जाएगा। इसीलिए इसको बार बार रिकॉल करने की हमें जरूरत होती है। चलिए जानते हैं इस पार्ट को। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब पार्ट को आपको कंप्लीट कराया था, पार्ट नंबर 8 को बेटा, तो वहां पर मैंने आपके साथ शेयर की थी बल किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा को। मैंने कहा था बल किसे कहा जाता है, तो किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाले धक्के को या खिंचाव को हम बल कहते हैं। बल के फिर मैंने प्रकार के बारे में आपको समझाया। बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसमें 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। आपके उदाहरण के तौर पर संपर्क बल को पढ़ते हुए हमने पढ़ा था पेशीय बल के बारे में, और एक दूसरा बल भी था जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या पढ़ा था, घर्षण। बिल्कुल, हमारे पास संपर्क बल में हमारे विषय के अंदर 2 बलों के बारे में बातें की गई थी। पेशीय बल वो होते हैं जो हम अपनी मांसपेशियों से लगाते हैं हाई बाई करते हुए, और बेटा दूसरा था घर्षण बल जो 2 सतहों के बीच में लगता है। अब घर्षण बल हर वस्तु के अंदर लगता है बेटा, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं। जानते हैं कि आखिर उनको द्रव्य के केस में या गैस के केस में हम क्या बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पार्ट को, समझते हैं घर्षण को। मैंने आपको जब बताया था बेटा घर्षण के बारे में पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको समझाया था कि घर्षण का जो बल होता है वो लगने वाले बल से विपरीत दिशा में लगता है। यानी हम अगर अपना बल बेटा इस दिशा में लगाते हैं, बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। हालांकि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आनी चाहिए ना, तो फोर्स कहते हैं। तो अगर हम अपना बल बेटा इसकी दाईं तरफ लगाते हैं तो इसका जो घर्षण बल होता है, यानी फ्रिक्शन कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में बेटा, वो हमेशा इसकी बाईं तरफ काम करता है। यानी कि हमारा जो लगने वाला बल है वो दाईं तरफ है और घर्षण बल बाईं तरफ होता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि घर्षण बल हमारे लगने वाले बल से विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब आपको मैंने वहां पर भी बताया था, यहां पर दोबारा बता दूं, घर्षण एक ऐसा बल है बेटा जिसके होने और ना होने दोनों का हमारे पास सीधा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अगर घर्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, 0 घर्षण कर दिया जाए, तो कोई भी वस्तु बेटा चल नहीं पाएगी, दौड़ नहीं पाएगी, इवन उड़ भी नहीं पाएगी। किसी भी व्यक्ति की अगर बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं या आपकी बात कर लूं बेटा, चाहे हम मोटरसाइकिल, कार या किसी और व्हीकल्स यानी परिवहन साधन की बात कर लें, कोई भी चल नहीं पाएगा अगर घर्षण नहीं होगा। और अगर घर्षण जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी नहीं चल पाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं, मान लीजिए मैं आप कहता हूं कि आप अपने फर्श पर थोड़ा सा पानी गिरा लीजिए और तब आप चलने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे आपके मन में डर रहेगा कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, कहानी तो सुनी होगी, वो था ना, वो मोटे लाला झूम के चले, केले के छिलके पर जाकर गिरे, पता नहीं कुछ ऐसा है। जो इस एग्जैक्ट लाइन है वो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो क्या नाम था, लाला जी ने, यस, पता नहीं क्या गा रहा था मैं, लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह बिचकाया, मुंह बिचकाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी गिर पड़े धराम, मुंह से निकला हाय राम। ये चीज आपने सुनी जरूर होगी। अब केले के छिलके से ही क्यों गिरे, क्योंकि केले के छिलके में बेटा अंदर की जो सतह होती है बहुत ही स्लिपरी यानी चिकनी होती है, जिसकी वजह से जब वो कभी भी फर्श पर गिरता है तो चिकनी सतह वहां के घर्षण को कम कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हम गिर पड़ते हैं, यानी कि लाला जी गिर गए थे।
ऐसे ही बेटा जरूरत से ज्यादा घर्षण हो जाए तो भी हम नहीं चल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि चप्पलों में मैंने ग्लू लगाकर उसको मैंने क्या किया, फर्श पर चिपका दिया और मैंने कहा चप्पल पहनकर चल के बताओ। आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चप्पल घर्षण की वजह से चिपक चुका है। अब आप कहोगे सर आपने तो ग्लू लगाया, घर्षण कहां से हो गया? ग्लू लगाने से बेटा उन दोनों सतहों के बीच का जो बल है, जो सतही बल है, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से घर्षण भी बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाली है। बहुत सारी बातें आप सुन चुके हो अब तक, अगर मुझे आप झेल रहे थे तो समझ लो कि आप आगे भी झेल सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं आप पाठ को अपने एनसीईआरटी की बुक से। मैं कुछ भी अगर गलत बोल जाऊं बेटा तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है ये पाठ। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वही परीक्षा में बेटा पूछी जाती है, तो बस नंबर लेने हैं तो बस पढ़ते रहो। तो कहता है क्या कि आपने ऐसा केस तो देखा होगा, है ना? एक बच्चा है बेटा जो केले के छिलके पर पैर गिर गया और पैर पड़ा और गिर गया, मतलब स्लिप हो गया। ऐसे ही कहता है कि आप अपने दिनचर्या में भी ऐसे उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि एक पुस्तक है जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये थी बेटा, यानी कि शुरुआती अवस्था में वो पुस्तक यहां पर थी, उसको धक्का मारा गया है, देखो बल लगाया गया है। यहां पर एक जो बल लग रहा है वो है घर्षण बल, तो अब इस पर बल लगाया गया है, बल लगाकर इसको धक्के से मतलब आगे भेजा गया, धक्का मारा गया इस पर। यह एक पुस्तक अपनी शुरुआती अवस्था से आगे चली गई। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि कहीं ना कहीं यहां तक जाने के बाद ये रुक गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने इसको धक्का मारा और भाई ये निकल गई। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी साधन या कोई भी परिवहन साधन है, साइकिल ही मान लो, साइकिल में आप 2-4 पैडल मारते हो और 2-4 पैडल मारने के बाद बेटा आप नोटिस करो आपकी साइकिल धीमी हो जाती है अपने आप। अगर आप पैडल मारना बंद कर दो, ब्रेक ना भी लगाओ तो भी। उसके बाद अगर आप नोटिस करो कार में बैठे हो, अगर एक्सेलरेट कर रहे हो यानी कि रेस दे रहा है कोई भी, तो गाड़ी चलती है, रेस छोड़ दे तो गाड़ी चलनी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा वहां पर कार के टायर और पृथ्वी की सतह यानी रोड, उसके ऊपर एक बल काम कर रहा है जो उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगने वाला बल कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी जगह पर जाकर खत्म हो जाता है और वो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अचानक तो खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे खत्म होता है। इसीलिए गाड़ी की जो रफ्तार है बेटा या साइकिल की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर कोई आपसे बोले कि ऐसी ऐसी बात है, एक ईंधन की सहायता से गाड़ी चलाई गई है और ईंधन अचानक से खत्म हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है, बताओ क्यों? क्योंकि ईंधन के खत्म होने से उसके ऊपर लगने वाला जो बल था, जो सीधी दिशा में लग रहा था उसको चलाने के लिए, वो बल लगना बंद हो गया। अब उस पर लग रहा था घर्षण बल जो हमेशा लग रहा है, इसीलिए घर्षण बल की वजह से वो धीरे धीरे रुक जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब यहां पर वही कह रहा है कि एक बार हमने क्या किया, धक्का मारा इधर से, एक बार मारा इधर से, दोनों ही अवस्था में आप नोटिस करो कुछ दूरी तय करने के बाद वो किताब रुक जाती है। अब कहता है क्या कि इसी क्रियाकलाप को आप दोबारा दोहरा सकते हो। दोबारा दोहराने के लिए क्या करोगे, नहीं दे रखा है इसमें, वो आगे होगा बेटा। दोबारा दोहराने के लिए इसके नीचे जो है वो हम क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे हम लगा देंगे कुछ रोलिंग वाली चीजें, जैसे पेंसिल वगैरह, गोल घुमावदार पेन हम लगाकर भी ये ट्राई करेंगे और वो चीजें आप घर्षण के प्रकार के बारे में पढ़ते हुए सीख लोगे। यहां पर कह रहा है घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे घर्षण क्या है, घर्षण एक प्रकार का सतही बल है जो दो सतहों के बीच में लगता है। हमेशा ये लगने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण की इकाई न्यूटन है, क्योंकि जैसे बल की इकाई न्यूटन है तो घर्षण भी एक प्रकार का बल है बेटा, तो इसकी भी इकाई न्यूटन है। हमेशा ये माइनस साइन से दिखाया जाता है जो कि ये बताता है कि इसकी दिशा लगने वाले बल से विपरीत दिशा में है। घर्षण की वजह से हम चल पाते हैं, घर्षण की वजह से हम रुक पाते हैं, घर्षण की वजह से ही हमारा चलना मुश्किल भी हो सकता है। यानी घर्षण कहा जाए तो कुल मानने में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कहता है कि क्या घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नोटिस किया होगा बेटा कि अगर आपकी सड़क स्मूथ है, चिकनी है, नई बनी है, तो आपको साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है। वहीं पर अगर सड़कों में गड्ढे हो जाएं, पुरानी सड़क हो जाए, तो साइकिल चलाने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता, हिलती डुलती रहती है और रफ्तार उतनी पकड़ नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गड्ढे वाली सड़कों में बेटा घर्षण बढ़ जाता है। अब गड्ढे वाली सड़कों में घर्षण बढ़ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड्ढे प्रभावित कर रहे हैं, घर्षण को बढ़ा रहे हैं, और वहीं पर चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। अगर आपने देखा होगा कि जब हम गेम खेलते बेटा, कैरम बोर्ड खेलते हैं,
ठीक है। तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त हम क्या करते हैं, कैरम के स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं भाई, यही खेलते हैं, ऐसे ही खेला जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप हिट कर रहे हो लेकिन गोटियां आगे बहुत कम रफ्तार से जाती है, तो हम क्या करते हैं, घर में रखा हुआ कोई भी पुराना एक्सपायर पाउडर जो होता है वो हम उसके ऊपर डाल देते हैं। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा, पाउडर का कोई भी डब्बा खत्म नहीं होता होगा, उसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं। जैसे कैरम बोर्ड खेलते वक्त, कैरम बोर्ड खेलते वक्त आपके पास जो भी पुराना पड़ा हुआ बेटा वो होगा पाउडर, उसका आप इस्तेमाल करोगे। अब पाउडर क्या करता है, पाउडर उसकी गहों में, यानी कि जो सतह होती है उसकी गहों में जाकर फंस जाता है और घर्षण को कर देता है कम। तो कहीं ना कहीं घर्षण को प्रभावित करने वाले ये कारक ही तो हुए जिनसे हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। घर्षण को कम करने के लिए बेटा आकृति भी बहुत बड़ा योगदान देती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ट्रेन आगे से ऐसे, या फिर कार आगे से ऐसे, या हवाई जहाज को ऐसे, या चिड़िया को उड़ते वक्त देखो कैसे, मछली की आकार को देखो आप कैसे, ये सब किस वजह से बने हैं, यानी प्रकृति ने क्यों बनाकर दिया है ऐसा हमें। क्योंकि देखो हवाई जहाज प्रकृति ने नहीं दिया, हमने बनाया है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा कहां से ली है, हमने इसकी शिक्षा ली है बेटा पक्षियों से। पक्षियों को भी अगर आप उड़ते हुए देखोगे तो आगे से पैने होते हैं, ऐसे जो आकार होती है, ऐसी जो आकृति होती है बेटा, उसे हम धारा रेखीय आकृति कहते हैं। आप लोगों ने रॉकेट तो उड़ाया ही होगा, है ना, रॉकेट लॉन्च किया ही होगा, कौन सा, अरे वो नासा वाले बात नहीं कर रहा मैं, या इसरो वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पटाखे वाले रॉकेट की बात कर रहा हूं। पटाखे वाले रॉकेट को अगर आप ढंग से देखो तो ऊपर से ऐसी संरचना होती है, नुकीली सी, है ना, कैसी होती है, नुकीली सी संरचना होती है। अब ये नुकीली सी संरचना जो है वो क्यों होता है भाई रॉकेट में, बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घर्षण को कम करता है, चीरता हुआ चला जाता है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए आकृति भी बहुत बड़ा योगदान देती है। इन सभी चीजों को समझने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप करेंगे बेटा हम, और इन क्रियाकलापों से हमें समझने के लिए मिलेगा कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहता है कि आप ऐसा करो, बहुत ही सिंपल सा क्रियाकलाप है, अगर आपको जरूरत महसूस होती है बेटा तो ये क्रियाकलाप मैं आप लोगों को करवा सकता हूं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अरे कोई पेमेंट नहीं मांग रहा भाई, मैं बस आप लोगों से बोल रहा हूं कि कोई भी 50 कमेंट मुझे लिखकर भेज दो कि सर ये एक्टिविटी करा दो, एक्टिविटी से पढ़ाया करो, मैं एक्टिविटी कराना शुरू कर दूंगा। 50 कमेंट, और हाँ 50 लाइक भी कम से कम होने चाहिए वीडियो में। अरे पसंद करोगे तभी तो कराने का मजा आएगा ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, बाकी तो मैं हूं ही। तो यहां पर बेटा आप नोटिस करो, इसने क्या लिया है, एक ईंट ले ली है। ईंट नॉर्मल आपके घर में कोई भी ईंट पड़ा हो वो ले सकते हो, कोई भारी बर्तन भी ले सकते हो, उसको आपने ले लिया, इसको रस्सी से बांध दिया। यहां पर बेटा आपका स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, यानी एक ऐसा भार मापने वाला यंत्र जिसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल हो, स्प्रिंग का इस्तेमाल हो। अब जब इसको आप खींचोगे तो स्प्रिंग बेटा खुलेगा, स्प्रिंग क्या होगा, खुलेगा। खुलने से आपको यह पता लग जाएगा कि कितने स्प्रिंग के खुलने पर यह चलना शुरू करता है। समझ में आ गया। जैसे मान लो 1 किलो खुला, 1 किलो, इस पे रीडिंग होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो गूगल पे से आपको इमेजेस मिल जाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस करके नाम डालना। तो यहां पर बेटा आपको स्प्रिंग मिलेगा, और स्प्रिंग में बेटा ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी इकाइयां लिखी होती है, किलो में होता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या आधी किलो के हिसाब से भी होता है। जब आप इसको खींचोगे तो ये बेटा खींचेगा तो नहीं, स्टार्टिंग में पहले ये स्प्रिंग खुलेगा, खुलने के बाद फिर और खींचोगे तो और खुलेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये खुलना बंद होगा और ये खींचना शुरू हो जाएगा। तो तब जब ये जस्ट खिसकना शुरू करे, जब ये खींचना शुरू हो जाए, तब का आपको यहां पर मेजरमेंट कर लेना है कि 1 किलो पर खिसक रहा है, 2 पर खिसक रहा है, 3 पर खिसक रहा है। समझ में आ गया। इस गतिविधि को 2 तरीके से करना है, एक आप चिकने सतह पर करो, जैसे कि आपके कह सकते हो चिकना सतह क्या होगा, जैसे मार्बल वाले आपके घर हो, या फिर बेटा टाइल लगा हुआ हो आपके घर में, ऐसा कोई सतह ले लो, या कोई शीशा वगैरह हो उसका सतह ले लो, आप उस पर करो। और दूसरा इसे मेन रोड पर जाकर करो, मतलब आपके घर के बाहर जो मेन रोड है उस पर जाकर करो। मेन रोड पर गड्ढे थोड़े से बड़े होते हैं। जब आप इन दोनों स्थिति में इसकी इकाइयों को मेजर करोगे, यानी यहां पर इसके वजन को मापोगे या मेजरमेंट लोगे, तो आप देखोगे कि सड़क के पास या सड़क के ऊपर जब आपने किया तो हो सकता है कि ये 3 किलो दिखा दे या 4 भी दिखा सकता है, लेकिन घर पर जब आप चिकने टाइल पर या मार्बल पर करोगे तो 2.5 या इससे कम, या जो भी होगा इससे कम ही मिलेगा। यानी इससे यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं सतह ने घर्षण पर प्रभाव डाला। जहां घर्षण ज्यादा था वहां पर यह रीडिंग ज्यादा दिखाएगा। इसका जो परिकलन करोगे आप, यानी निरीक्षण करोगे,
उसमें ज्यादा यहाँ पर दिखाई देगा वैल्यू, और वहीं पर अगर चिकने सतह पर करोगे तो वैल्यू कम दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इससे कि घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो ये है। बाकी आपको कहीं इधर उधर मापने की और देखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में भी है। कमानीदार तुला है ये, और इसमें बल लगाने पर बेटा ये बढ़ता है, प्रसार होता है। आप इसमें देख सकते हो ग्राम में लिया गया, 0 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40, 50 दिख रहा है ना, और फिर 60, 70, 80, और ये लास्ट में जाकर 100 ग्राम तक है। यानी इसकी लिमिट है कि ये 100 ग्राम तक की चीजों को माप सकता है, पर हमारा ईंट जो होता है बेटा वो 100 ग्राम से ज्यादा होता है। तो इस यंत्र का इस्तेमाल हम ईंट के वजन को मापने के लिए तो नहीं कर सकते, तो बेटा उसके लिए हमें दूसरा यंत्र ढूंढना पड़ेगा जिसको हम इस्तेमाल में ले सकें। वही कह रहा है क्या कि आपने जो गतिविधि की इसको कर सकते हो। दूसरा कह रहा है क्या कि उसकी आकृति को बदल के भी आप कहीं ना कहीं घर्षण का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो एक कोई सपाट सी चीज है, जैसे किताब था बेटा, किताब पे धक्का मारो। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। एक सेम सतह पर यानी अपने घर में ही एक किताब लो और किताब को रखो और उस पर थोड़ा सा धक्का मारो। आप देखोगे शायद वो 1 सेंटीमीटर खिसक जाए, शायद आधा सेंटीमीटर खिसक जाए, थोड़ा सा खिसकेगा वो। वहीं पर अगर कोई ऐसी चीज ले जाए जो गोल गोल घूमती हो, रोल करती हो, जैसे कि हमारा बेटा ये सेल कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, या फिर बॉल ले सकते हो, कंचे ले सकते हो। उस पर अगर आप थोड़ा सा बल लगाते हो तो आप नोटिस करो कंचा ज्यादा दूरी तय करेगा, सेल ज्यादा दूरी तय करेगा, बजाय कि इतनी ही बड़ी या इतनी ही भारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सपाट हो, समतल हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घर्षण बेटा उसकी आकृति पर भी निर्भर करता है। आकृति को बदलकर बेटा उसके कह सकते हो संरचना को बदलकर आप कहीं ना कहीं घर्षण को कम या ज्यादा कर सकते हो। इस चीज के लिए इसने एक गतिविधि की, इसने एक टेढ़ा टिल्टेड स्लेट लिया बेटा, उस टिल्टेड स्लेट पर इसने एक सेल डाला जो नॉर्मल सेल होता है हमारा, घड़ी का सेल, आप निकाल कर डाल कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। यहां पर उसने रखा और यहां पर रखने के बाद बेटा वो घड़ी का सेल लुढ़क कर यहां तक पहुंचा। अगर ये सरफेस, ये जो सतह है बेटा, ये चिकना लिया आपने, बिल्कुल चिकना, एकदम चिकना, तो ये सेल ज्यादा दूरी तय करेगा। और अगर थोड़ा खुरदुरा ले लिया, रफ ले लिया, जैसे इस पर कोई कपड़ा बिछा लो, है ना, तो अगर इस पे आपने रफ कर दिया, इसे कपड़ा वगैरह बिछा दिया, तो बेटा ये सेल जो इतनी दूरी तय कर रहा था वो तय कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण उस पे लगने वाले बल को कम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही यहां पर कर रहा है। कहता है क्या कि पहले इसने सपाट समतल जगह ली थी, बाद में उसने कपड़ा रख दिया, कपड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा जो घर्षण को बढ़ाता है, और इसकी वजह से जो सेल पहले यहां तक पहुंच पा रहा था, पिछले डायग्राम में अगर आप देखो यहां तक पहुंच पा रहा था, वो इस डायग्राम में यहीं पर रुक गया। इससे क्या पता चला कि घर्षण बढ़ गया है कपड़े के लगाने से। आपने नोटिस किया होगा जो कुश्ती लड़ने वाले लोग होते हैं, कुश्ती जो लड़ते हैं बेटा, वो अक्सर देखा होगा आपने कि कुश्ती लड़ते टाइम वो मिट्टी लगा लेते हैं हाथों में। कभी आपने इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की है कि कुश्ती लड़ने वाले लोग मिट्टी क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर? इसलिए बेटा क्योंकि जो दूसरे ओपोनेंट होते हैं, यानी सामने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने शरीर पर तेल लगाकर आता है, और क्योंकि उसके शरीर पर तेल लगा हुआ होता है तो जब कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो स्लिप होकर निकल जाएगा, और या फिर पसीना भी आ जाता है खेलते खेलते, उससे भी स्लिप हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं ये लोग बेटा? मिट्टी लगा लेते हैं, अपने शरीर पर भी मिट्टी लगाते हैं और अपने हाथों पर भी, जांघों पर भी, हर जगह मिट्टी का लेप सा लगा लेते हैं वो। क्यों? मिट्टी से बेटा वो अपने हाथों का क्या बढ़ा रहे होते हैं? घर्षण बढ़ा रहे होते हैं। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, बारिश का जब समय होता है तो आपकी गलियों में पानी भर जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं बेटा तो गांव में आपने देखा होगा मिट्टी ज्यादा होती है, कीचड़ हो जाता है, तो लोग बाग क्या करते हैं? ऐसी अवस्था में उस कीचड़ पे चल पाना तो बहुत मुश्किल है, आप स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो क्या करते हैं ये लोग? आपने देखा होगा जो नारियल के या जूट के बोरे होते हैं ना, जिनमें पहले चीनी वगैरह आते थे बेटा, उन बोरों को बिछा देते हैं, या फिर बेटा वहां पर रेत गिरा देते हैं, या फिर रोड़ियां डाल देते हैं, या ईंट के टुकड़े डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं? वो घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो कीचड़ है बेटा वो घर्षण को कम कर लेता है। जैसे ही आपका पैर उसके ऊपर पड़ता है स्लिप हो जाते हो। वहीं पर अगर उस पर हम बोरी वगैरह डाल दें या रोड़ियां वगैरह डाल दें तो हमारे पैर और उस सरफेस के बीच में घर्षण बढ़ जाएगा, हम स्लिप नहीं होंगे, जल्दी गिरेंगे नहीं, इसलिए ये सब किया जाता है। अब इतनी सारी बातें मैंने बताई तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रोग्राम क्या चल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि घर्षण लगता है? घर्षण किसे कहते हैं? देखिए घर्षण के दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट और नया कॉन्सेप्ट।
पुराना कंसेप्ट ये कहता है कि घर्षण ऐसे लगता है इसलिए क्योंकि घर्षण लगते वक्त दो सतह आपस में संपर्क में होते हैं और दोनों जो सतह होते हैं बेटा उनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। जैसे ये वाला है हमारा क्या, पुस्तक का पृष्ठ, ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, ब्लू वाला क्या है, पुस्तक का पृष्ठ। और इस पुस्तक के पृष्ठ को बेटा मेज के पृष्ठ के ऊपर रखा गया है। आप नोटिस करो कि ये मेज के पृष्ठ में भी छोटे छोटे गड्ढे हैं और पुस्तक की इतनी चिकनी दिखने वाले पृष्ठ में भी क्या है, गड्ढे हैं, दोनों में गड्ढे हैं। ये गड्ढे आपस में कुछ ऐसे लॉक हो जाते हैं बेटा, जैसे हमारा हाथ होता है तो अपने हाथों को, मुट्ठी को बंद करो, इसको भी बंद करो और ऐसे करके रखो, ऐसे करके, और इस पर आप देखो ऐसे थोड़ा फोर्स से थोड़ा दबा कर रखना। आप नोटिस करो ऐसे आपके लिए थोड़ा सा खिसकाना मुश्किल है, इतनी ताकत लगाकर इधर से खिसकाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल है, यहाँ पर गड्ढे जो है इन गड्ढों में जाकर फंस रहा है, तो ये घर्षण बल थोड़ा सा आपके लिए खिसकाना मुश्किल कर रहा है। वहीं पर इतना ही बल लेकर अगर आप इस पर ऐसे से करोगे तो बहुत आसानी से खिसका पा रहे हो क्योंकि यहां पर घर्षण कम है। वहीं पर अगर मैं हाथों में तेल लगा लूं बेटा और तब करूं तो बहुत जल्दी घर्षण कम हो जाता है। यही वजह होती है ना कि जब बच्चे के मसाज किए जाते हैं या आप कभी मसाज कराते हो बेटा तो मम्मी कैसे करती हैं, हाथों में तेल लगाकर करती हैं। क्यों? कहीं आपके खाल यानी आपके स्किन और मम्मी के हाथों के बीच में घर्षण बना तो आपके खाल बेटा छिल सकती हैं और दर्द हो सकता है, फट भी सकती है खाल, इसलिए तेल लगाकर तेल मालिश की जाती है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि घर्षण को हम कम कर सकते हैं, घर्षण कई तरीके से होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था बेटा, इंटरलॉकिंग वाला, गड्ढे होते हैं फंस जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, कि भैया इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्षेत्रफल कितना है। हाँ, पहला कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल भी बोलता है। क्षेत्रफल क्या बोलता है कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा वो घर्षण भी ज्यादा करेगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो घर्षण भी कम करेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बड़ी बड़ी जो बाइकें होती हैं, जैसे बुलेट बाइक की बात कर लेता हूं मैं। बुलेट बाइक के जो टायर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्प्लेंडर के जो टायर होते हैं वो पतले होते हैं, स्प्लेंडर बाइक के। या फिर उन दोनों को भी अगर हम छोड़ दें तो साइकिल में आपने रेसिंग साइकिल देखी होगी जिसके टायर बहुत पतले होते हैं, और नॉर्मल साइकिल देखी होगी जिसके टायर थोड़े मोटे होते हैं। जिसके टायर बेटा मोटे होते हैं पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो घर्षण ज्यादा करेगा, और जिसके टायर पतले होते हैं वो घर्षण कम करेगा। यही वजह होती है कि रेसिंग साइकिल में टायर पतले होते हैं जिससे कि घर्षण कम हो और साइकिल तेज भागे। समझ में आ रहा है? साइकिल को तेज भगाने के लिए टायर पतले किए जाते हैं जिससे कि घर्षण कम हो। घर्षण का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कभी कभी साइकिल चलाते हो, साइकिल के पैडल में से, टायर में से, हैंडल में से चू चू की आवाज आने लग जाती है। क्यों आता है? वहां पर हो रहा है बेटा घर्षण। उसको कम करने के लिए आप तेल वगैरह लगा देते हो। यही सारी चीजें पूरे पाठ में पढ़नी है। तो वही कह रहा है क्या कि एक पहला जो आपने पढ़ा वो तो था इंटरलॉकिंग, यानी कि टेबल और किताब के बीच में ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं, वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो इंटरलॉकिंग हो गया। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया ऐसा मत समझो इसको, कई ऐसी चीजें भी देखी गई है जो बहुत चिकनी होती है, बहुत चिकनी होती हैं, लेकिन उन चिकनी सतहों को भी अगर आपस में कांटेक्ट मिलाएं तो बहुत ताकतवर बल बनता है, यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी फॉर्मूला 1 रेसिंग देखी है टीवी में? उसमें आपने देखा होगा वहां पर ऐसे बाइक का इस्तेमाल किया जाता है जिन बाइक्स में गड्ढे नहीं होते हैं बेटा, मतलब बाइक्स में मतलब बाइक के टायर में है, ठीक है? तो बाइक के टायर में गड्ढे नहीं होते, बिल्कुल चिकने होते हैं। पर आपके दिमाग में ये चल सकता है कि सर अभी तो आपने बोला कि गड्ढे ज्यादा होंगे, अभी आपने खराब रोड वाला एग्जाम्पल लिया था, तो घर्षण बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, घर्षण बढ़ना जरूरी है क्योंकि टायर नहीं तो स्लिप हो जाएगा और बाइकर्स गिर जाएंगे। लेकिन आपने अभी वही मैंने बोला कि आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग के टायर्स को, उनके टायर बिल्कुल चिकने होते हैं। इतने चिकने टायर भला रोड पर चल कैसे पाते हैं? उनको चलाने के लिए बेटा स्पेशली रोड ही डिजाइन किया जाता है। उनके रोड में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उनके टायर में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर चिपक कर चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब रेस वगैरह स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारे रेसर्स क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को और बढ़ाने के लिए, अच्छी तरीके से ग्रिप लेकर गाड़ी को चलाने के लिए स्टार्टिंग में टायर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, घिसते हैं। आपने देखा हो ना, खड़ी खड़ी टायर में वो रेस देते हैं और टायर घूमकर धुआं छोड़ता है, या फिर कभी कभी तो आग की लपटें भी निकलने लगती है। वो क्यों किया जाता है? जिससे कि बेटा टायर थोड़ा सा घिस जाए और फ्रिक्शन ज्यादा बने और अच्छी तरीके से गाड़ी ग्रिप बनाकर चले। समझ में आ रहा है? तो इंटरलॉकिंग एक अलग है प्रोसेस, और बेटा उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो अलग है। अब कहता है कि ये बच्चा है जो इस वस्तु को गतिमान करने के लिए बल लगा रहा है,
लेकिन इसको बल लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब तक ये बल लगाता है तब तक खिसकता है, बल लगाना बंद कर दे खिसकना बंद हो जा रहा है। क्यों भाई, क्या जरूरत थी? इसलिए क्योंकि जो बल ये लगा रहा है बेटा, इसके विपरीत दिशा में एक और बल लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो यहां पर भी बेटा वही बोलना चाह रहा है कि यहाँ घर्षण बल है। घर्षण बल ना हो तो आप किसी भी वस्तु को रोक नहीं पाएंगे, कील को ठोक नहीं पाएंगे। अब कहोगे कील के ठोकने में घर्षण का क्या लेना देना है? मैं कहता हूं यार, मैंने दीवार में कील ठोक दी, मैंने लिया हथौड़ा और ये लिया और मैंने इसमें ठोकना शुरू किया। मैं जब ठोकूंगा तो ठोकने के बाद कील मान लो इतना घुस गया, अंदर घुस गया। अंदर कील घुसने के बाद अगर मैं इसको खींचता हूं तो बहुत मुश्किल होती है इसके निकलने में, है ना? बहुत मुश्किल से ये बाहर आता है, और ऐसे आप तो इतने प्यार से निकाल भी नहीं पाओगे। उसके लिए आपको प्लास चाहिए और बहुत सारे टूल्स चाहिए खींच के बाहर निकालने के लिए। क्यों? कील घुस तो गई, निकल क्यों नहीं रही है? क्योंकि निकलते वक्त बेटा वहां के जो आप कह सकते हो आसपास के कण होते हैं, यानी जिस चीज के अंदर उसे घुसाया गया है, वो कण लोहे की कील के ऊपर घर्षण लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका निकलना मुश्किल होता है। यही वजह होती है कि कीलों में भी आपने देखा होगा किनारे की तरफ एक संरचना होती है, जिससे कि वो अंदर जाए तो बाहर ना निकले। कील घुस तो जाता है, निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे बेटा आपके पैर में कभी कोई कांटा चुभा हो, चुभ तो बड़ी जल्दी जाता है, पक से अंदर चला आता है, लेकिन उसको निकालो तो बहुत दर्द होता है। तलवार हो गई, छुरी हो गई, किसी के लग जाए, जैसे मूवीज वगैरह, डोंट ट्राई एट होम, मतलब समझ रहे हो, डिस्क्लेमर है, ऐसा कुछ करना नहीं है किसी के साथ भी, किसी भी चीज में नहीं डालना। पर आप इस चीज को एप्पल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक सेब लो बेटा और उसके अंदर आप चाकू को डालो या कील डालो, और उस कील को डालकर उस कील को निकालने की कोशिश करो, पर तभी मत निकालना, थोड़ी देर बाद निकालना। आप देखोगे डल तो बड़ी आसानी से गया था, निकलते वक्त आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लग रहा है घर्षण। तो कील को ठोकने में भी बेटा आपको घर्षण की आवश्यकता है। बिना घर्षण के तो ये काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। घर्षण से ही बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, फायदेमंद भी और नुकसानदेह भी। नुकसानदेह में बेटा घर्षण का नुकसान क्या है? आपके जूते के सोल ऐसे फट जाने, फिर समझ रहे हो, जूते के सोल जो है फट जाते हैं। घर्षण ज्यादा हो जाए तो मशीन के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। घर्षण ज्यादा हो जाए बेटा तो हैंडल वगैरह जो है वो मोड़ने में दिक्कत होती है, चू 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 की आवाज आती है। घर्षण जरूरत से ज्यादा हो जाए बेटा तो उस स्थिति में आपने नोटिस किया होगा कि साइकिल की चेन वगैरह में से भी आवाज आती है और साइकिल की चेन वगैरह खराब हो जाती है। घर्षण ज्यादा होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, पर इन नुकसानों को देखते हुए हम घर्षण का प्रयोग करना तो बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमें ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम घर्षण को बेटा कम कर सके। तो घर्षण को कम करने के लिए हमें जरूरत किसकी होगी? बताओ, हमें जरूरत किसकी होगी घर्षण को कम करने के लिए? बताओ, ऐसी युक्तियों की जिससे कि घर्षण के बल को विपरीत दिशा में लगने से कम किया जा सके। जैसे तेल हो गया, अभी मैंने तेल का एग्जांपल लिया था मसाज करते वक्त। ऐसे बेटा मैंने पाउडर का एग्जांपल लिया था कैरम बोर्ड खिलाते वक्त। इन सभी जगहों पर हम घर्षण को कम करने के लिए युक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल, पाउडर इत्यादि, तो वो घर्षण को कम कर देता है। अब कहता है कि घर्षण से क्या क्या नुकसान है। घर्षण बेटा करता क्या है? घर्षण क्योंकि लगने वाला एक विपरीत बल है, वो हमेशा लगने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और क्योंकि उल्टा काम कर रहा है तो उसकी ताकत लगाने की वजह से बेटा ऊष्मा पैदा होती है। क्या पैदा होती है? ऊष्मा पैदा होती है, और जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसे बेटा अगर आप नंगे पैर रोड पर चलते हो तो आपके पैर कुछ देर के बाद छिल जाएंगे या फिर पैरों में जलन जैसा महसूस होने लगेगा। किस वजह से हुआ? क्या कंकड़ पत्थर या कील कांटे चुभ गए? नहीं, रगड़ लग रही है बेटा। जब आप चलते हो तो आपके पैर जो है वो फर्श के साथ रगड़ करते हैं। इसीलिए हम जूते पहनकर अच्छा दौड़ पाते हैं, क्योंकि जूते अंदर से हमें कंफर्ट देते, रगड़ नहीं लगने देते हैं, यानी घर्षण नहीं करने देते हैं। उसके बाद क्या रह गया कि अगर आप एक दूसरे हाथ को आपस में रगड़ो ऐसे करके तो भी आपको घर्षण पैदा होती हुई महसूस होगी, आवाज भी आती है बेटा, और इससे बेटा ऊष्मा भी पैदा होती है। इतना ही नहीं, घर्षण की सहायता से ही हम माचिस से बेटा तीलियों को जला पाते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपने देखा होगा माचिस के डिब्बे में दोनों तरफ मसाले लगे हुए होते हैं, लाल कलर के या काले कलर के, पूरा लाल तो होता भी नहीं है। वो मसाले घर्षण पैदा करते हैं और घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, जिसकी वजह से माचिस की तीली बेटा जल जाती है। तो माचिस की तीली को जलाने के लिए वो पेस्टेड यानी कि कह सकते हो फास्फोरस, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है और उससे वो जलकर प्रज्वलित होता है। तो वही कह रहा है कि घर्षण के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम
सिंपल सी बात समझें कि घर्षण के बिना कोई काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, घर्षण को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जिन जगहों पर बढ़ाना है उस हिसाब से डिजाइन कर दो, जिन जिन जगहों पर घटाना है उस हिसाब से डिजाइन कर दो। आपने नोटिस किया होगा ट्रैक्टर के ये बड़े बड़े टायर में ग्रिप होते हैं, इतने बड़े बड़े टायर होते हैं और उसमें इतने मोटे मोटे गहराई वाले ग्रिप होते हैं। कभी आपने नोटिस करने की कोशिश की है कि ट्रैक्टर में ये इतने बड़े बड़े ग्रिप क्यों होते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रिप बेटा मिट्टी में जब चलते हैं, यानी कीचड़ में स्पेशली, क्योंकि हमें पता है ट्रैक्टर का मुख्य इस्तेमाल ये नहीं है कि आप उस पर सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाओ, ये मुख्य काम नहीं है। ट्रैक्टर को डिजाइन ही इसलिए किया गया था जिससे बेटा कल्टीवेशन की जा सके, खेती बाड़ी की जा सके। अब जब इसे खेतों में चलाया जाएगा तो कभी कभी हल जोतते वक्त बेटा खेतों में पानी ज्यादा होता है, तो अगर इसके टायर चिकने होंगे, जैसे हमारे गाड़ियों के टायर में बहुत कम कम गैप होता है वैसे होंगे, तो उस दलदल वाली मिट्टी से बेटा टायर बाहर निकल ही नहीं पाएगा, फंस कर रह जाएगा। इसीलिए इसके मोटे मोटे ग्रिप होते हैं, जिन ग्रिपों में बेटा पानी और कीचड़ फंस जाता है, लेकिन ये खुद को बैलेंस कर पाता है, निकल पाता है वहां से। उसके बाद जूते के सोल बहुत पतले होते हैं तो बेटा जल्दी घिस जाते हैं, और ऊष्मा की वजह से ही यहां पर भी ऐसा होता है। तो यही सब है। स्वचालित वाहन तथा साइकिल के ब्रेक प्रणाली में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप नोटिस करो कि मुझे भाई मैं जा रहा हूं कहीं से 40 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहा हूं, अचानक मुझे कोई कहता है भैया लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दो। मैं कहता हूं कि चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, दिन का टाइम है, आ जाओ बैठ जाओ। मैं जब उसे बिठाऊंगा बेटा तो ध्यान से सुनना क्या होगा, उसके बिठाने की वजह से अगर मैं बाइक को देखूं, कार को देखूं, जिसपे भी मैंने बिठाया, तो उसके ऊपर एक दबाव लगेगा जिसकी वजह से टायर के बीच में घर्षण बढ़ जाएगा और तेल बेटा ज्यादा पिएगा। यही वजह होती है कि हमारी गाड़ी जो है वो मतलब लाइट वेट में कम लोड लेकर जब चले तो तेल कम जलाती है, ज्यादा लोड लेकर चले तो तेल ज्यादा जलाती है। इज इट क्लियर? तो यहां पर वही है। तो कहता है क्या कि इसको कम कैसे कर सकते हो जी? कुछ नहीं, दोनों सतहों के बीच में तेल लगा दो। जैसे आप देखो ये पहली सतह थी उबड़ खाबड़, इस पे इसने तेल लगा दिया। तेल लगाने की वजह से ये जो दूसरा हिस्सा था इसके बीच में भी तेल घुस गया और ये तेल की वजह से घर्षण कम हो जाएगा। इतनी देर से यही सब तो सिखा रहा था मैं आपको। फिर कह रहा है कि हम पॉलिश करके भी इसको कम कर सकते हैं। पॉलिश मतलब समझ रहे हो ना, मतलब घिस घास के चिकना करके। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कभी बेटा मार्बल लगे हो, मार्बल, टाइल की बात नहीं कर रहा, मार्बल की बात कर रहा हूं। आपके घर में कभी मार्बल लगे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि लगने वाला जो मार्बल होता है वो सिंपल सी बात है, चिकना नहीं होता, बहुत खुरदुरा सा होता है। लगाने के बाद उसके बाद एक घिसाई करने वाली मशीन आती है, उसको लेकर वो घिसाई करने वाली मशीन जो है घूमता है और जो फर्श होता है उसको चिकना बनाता है। इतना चिकना हो जाता है कि आप अपने मोबाइल नंबर को भी रिफ्लेक्ट कराकर पढ़ सकते हो, इतना चिकना हो जाता है। तो ये क्यों हो पाया बताओ? क्यों हो पाया? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं घर्षण के बारे में ढंग से पढ़ लिया है। अब पहेली घर्षण को कम कर देते, बताओ, सॉरी पहिए घर्षण को कम कर देते, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि भैया पहिए कैसे घर्षण को कम कर देंगे? मैंने आपको बताया था ना बेटा सेल वाला उदाहरण। सेल को अगर उतने ही फोर्स से, उतने ही बल से सेल को धक्का मारो, उतने ही बल से बेटा किसी भी ऐसी चीज को धक्का मारो जो चपटी है, नीचे से लुढ़क नहीं सकती है, जैसे डाइस। उन दोनों पे लगने वाला बल समान था, लेकिन जो बल लग रहा है बेटा किसके ऊपर? सेल के ऊपर, वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा क्योंकि उसके ऊपर कोई विपरीत दिशा में बल कार्य नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, या कम कर रहा है। वहीं पर घर्षण बल सबसे ज्यादा सपाट सतह में होती है। इस चीज को समझने के लिए आप यहां पर आ जाओ। ये एक भैया है जो ट्रॉली के साथ दिख रहे हैं और ये ट्रॉली में आपने नोटिस किया टायर लगे हुए हैं। टायर कैसी गति दिखाते बेटा? रोलिंग गति, गोल गोल घूमते, गोल गोल। ये बहुत भारी भरकम हो सकता है, खींच रहा है। अब ये खींचते वक्त इस टायर का इस्तेमाल कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा बेटा आपके घर में कभी सिलेंडर देने वाला आता है? आता है? अच्छा मुझे बताओ कमेंट करके, किस किस के वहां पर पाइपलाइंस आ चुकी है एलपीजी की? बताओ, मुझे नहीं पता आप कौन कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो। बताओ आपके क्या स्टेट में या आपके शहर में, अर्बन रूरल जो भी इलाका है आपका, उसमें अगर एलपीजी का कनेक्शन आ गया तो मुझे लिखना यस सर आ गया है, नहीं आया तो प्लीज से नो टू मी। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कहां कहां पर जो है वो गैस पाइपलाइंस बिछाई जा चुकी है। तो गैस पाइपलाइन से जब गैस आता है बेटा तो वो तो बहुत आसानी से मिल जाता है हमें, है ना, डायरेक्ट स्टोव में आ जाता है। लेकिन कभी आपके घर में सिलेंडर देने वाला आया हो तो आपने नोटिस किया होगा सिलेंडर देने वाला उसे सिलेंडर को उठा कर नहीं लाता,
वो गाड़ी अपनी कहीं और पार्क करता है, सिलेंडर को जो है रोड पे पटकता है और लात मार मार के लुढ़का लुढ़का कर हमारे पास लेकर आता है। उठाने की बजाय उसे लुढ़का कर ला रहा है। कोई पूछेगा आपसे क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि बेटा जो भी लुढ़कने वाली चीज होगी उसमें लगा होगा टायर, और टायर गोल गोल घूमता है या फिर खुद वो गोल घूमेगा, जिसकी वजह से उसका घर्षण हो जाएगा कम। समझ में आ रहा है? टायर पे घर्षण ज्यादा होगा जब सपाट होगा, ये ध्यान रखना, और कम होगा जब वो घूमने वाली चीज होगी। ऐसे बेटा आपने पंखे को देखा होगा, पंखे में ऐसा कुछ मोटर बाइंडिंग होता है जहां पर ये तारें होती हैं और ये बेटा बेयरिंग होता है। बेयरिंग क्यों डाला जाता है? जिससे कि हम ये समझ सकें बेटा कि कहीं ना कहीं रोलिंग फ्रिक्शन बनाने के लिए, चीजों को गोल गोल घुमाने के लिए हमें ऐसी किसी प्लेट वगैरह की जरूरत होती है। आपने नोटिस किया होगा आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, उनके टायर में ही ये सिस्टम लगा होता है, गोल गोल घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से जो है चलते रहते हैं। इस तरीके से बेटा हमारे आसपास में आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है, बॉल बेयरिंग घर्षण को कम कर देता है। बिल्कुल, बॉल बेयरिंग क्या है अपने आप में? रोलिंग फ्रिक्शन बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग कह सकते हो, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या बोला था मैंने अभी इंग्लिश में? इंग्लिश में तो फ्रिक्शन ही है, हिंदी में क्या था? घर्षण। तो रोलिंग चीजें घर्षण को कम कर देती है। उसके बाद आता है तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है? पानी वाला घर्षण। तो कहता है कि तरल पदार्थ भी घर्षण करते हैं, जैसे कि आपका द्रव्य हो गया बेटा, आपके गैस हो गए, वो भी घर्षण करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी, एक खाली सीख लो झाड़ू की, जो सीख वाली झाड़ू होती है, उसको ऐसे रखो और जोर से मार लो 2-4 बार, ऐसे नीचे जमीन पर नहीं मारना, ऐसे ऐसे ऊपर हिलाना है यूं, उसमें से आप आवाज सुनाई दोगे, फुक 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 फुक, ऐसे आवाज आएगी। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि वहां पर जो विद्यमान बेटा डिफरेंट डिफरेंट गैस है, उसमें से वो बहुत तेजी से जा रहा है, और गैसों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? घर्षण पैदा हो रहा है गैस के बीच में, सीख के बीच में, और उस घर्षण से बेटा फिर आवाज आती है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं घर्षण जो है वो बल, जो घर्षण का बल जो है वो वायु द्वारा भी लगाया जाता है, पानी द्वारा भी। पानी का क्रियाकलाप तो मैंने आपको करा ही दिया था दाब वाले पोर्शन में। आप एक बोतल लो, उसमें चारों तरफ छेद कर लो, बराबर हाइट पर पानी भरो और ढक्कन को खोलो ऊपर वाले को। आप देखोगे दोनों तरफ पानी गिर रहा है, पर दोनों तरफ गिरने वाला जो पानी होगा वो आपका कैसा होगा? मतलब दोनों, तीनों या चारों तरफ गिर रहा हो तो वो आपका क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर। अब इक्वल डिस्टेंस से क्या पता लग रहा है? कि कहीं ना कहीं उस पर लगा रहा है वो बल, और जिसके चलते लग रहा है घर्षण। घर्षण वाली वस्तुओं पर धारा रेखीय होती है। चिड़िया से बना दिया एरोप्लेन को, धारा रेखीय इसे कहते हैं। धारा की रेखा में चलने वाले कह सकते हो विभिन्न विभिन्न प्रकार के यंत्र। अब यहाँ पर वही कहना चाह रहा है, किसी तरल पर लगने वाले बल को घर्षण बल उसके तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी गति और बेटा उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब पता लगे कि आपकी प्रकृति है ही नहीं घर्षण दिखाने वाली, तो कहां से दिखाएगा वो? स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु किसी तरल गति से गति करती है तो उन्हें अपने घर पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है, यानी कि उसको कम करना होता है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे ये हो गया धारा रेखीय हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिया। बाकी ईच एंड एवरी लाइन बेटा आप लोग पढ़कर देखना। आपको ऐसा लगे कुछ भी कि भैया टीचर समझा सकते थे पर उन्होंने समझाया नहीं, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। आपको जो पूछना है इसमें से पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। चैनल पर पहली बार आए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।